हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत कमाने वाले हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, जो आपके सिलेबस में है। इसके बाद आपकी एक कहानी और रह जाएगी, धुलाई वाली, जो कि बंग महिला की है। और फ्रेंड्स, देखते हैं, ये कहानी शायद 2 पार्ट में हो। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है निर्मल वर्मा की परिंदे। कहानी शुरू होती है फ्रेंड्स। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी पटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर पुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आवाज़ था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसी ने उत्तर दिया। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब दो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से इस हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती थी। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था। यह जैसे वह उसे उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉग में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर गया था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दी? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर, और सुधा पूरी बात ना कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का सहा झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, उस तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉग में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियाँ ना उतरकर लतिका रैलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह जाती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंख मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है।
सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते ही से जागी, शाल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हुबर्ट के संग, फ्रेंड से नोट कर लेना, लतिका, हुबर्ट, सुधा, ये जो है करेक्टर हैं इनके, नोट करते जाइए। हुबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट दोनों। सीढ़ियों पर अंधेरा था और हुबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर हुबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। हुबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांसें तेज हो रही थी और दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हुबर्ट? हुबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से झुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आए थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर हुबर्ट सोपा और चाइकोस्की की कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी भी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल रही। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, ये ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी तभी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं अब कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊँगा। और तब एक क्षण के लिए उसकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ढेलते हुए वह हंस पड़ते। एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। छत पर मेज कुर्सियाँ डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में काफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा, यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। हुबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द समेटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साय से दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटों में सीटियों की गूंज सी छोड़ दी जा रही थी। इस बार शायद बर्फ की जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी से चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले ही क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? हुबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। फादर एलमंड, फ्रेंड्स नोट करते जाइए। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में काफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाई और क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे आ रहे थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी है। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण मेजर गिरीश नेगी, ये भी एक करेक्टर हो रहा है,
उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और काफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर झलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उन्नीदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लो फड़फड़ाने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में नहीं यहीं रहेगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोफा का नॉकटर्न हॉबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वरपिंद उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनार तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा जैसे कभी बहुत दूर बर्फ की चोटों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टों की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आम चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मैड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे हुबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक यात्रा से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे हुबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हुबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर ना लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो हुबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। हुबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उन अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई है। डॉक्टर, माफ करना, मुझे ये बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरिस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। हुबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। हुबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है। डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो हुबर्ट? डॉक्टर ने कहा। हुबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरिस के जंगले से सट कर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी चिड़ के पेड़ों की छाया लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मैं मर भी जाऊँगा। हुबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी सी हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? हुबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर के मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वे अक्सर चुप रहते थे, कोई पीछे नहीं। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? हुबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लो को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी लतिका समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन? गिरीश नेगी, कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? हुबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसे धीरे से पियानो पर सिर टिका दिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं थी?
था लतिका, वह तो बच्ची है, पागल, मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने को प्रश्न को फिर दोहराया, लेकिन हुबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर हुबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी एक दूसरे के ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में भरते बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंट्रल का बिगुल सुनाई दिया तो हुबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट हबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बंदी छाई थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं से दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्धली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी थी। अपनी खिसखिसाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है, आज बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर तो दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहाँ वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुआनी से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुक कर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है, लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यही थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज। 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों की एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाली जमा हो जाते थे। अब तो साइड शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज ये पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो ये कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मेम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से चिपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, रोबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाए। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही निकल जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह हुबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर ना जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। हुबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है तब लगता है कि वह अपनी मुख निरीह याचना में उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, ना उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों पर को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक चल आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी के बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियाँ जमा कर लें। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियाँ मिल जाती थी। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोल कर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आँख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीनों के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल घुसकाने में भीतर की साकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब भी कभी नींद नहीं आती थी, वह करीमुद्दीन को रात
रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी बहस हो जाती तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकला और उसे बाहर रखने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश की जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गई। उसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जाती हैं उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम भी उसे हाथ बटाना पड़ता है। वह इन कामों से ऊबती नहीं। धीरे धीरे सपने बढ़ते जाते हैं और गलती इधर उधर रह जाती है, सो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे में जाती है, कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी टिक नहीं पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इन सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ पड़ता है, मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे। डिंग डोंग डिंग, स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैंपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले भूसे खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाज़ें स्कूल चैपल की दीवारों से टकरा कर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसेड आर द मीक फादर एलमेंट एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहाँ लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसर पुसर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है ये कहानी कल पूरी हो जाएगी। कहानी कुछ ज़्यादा ही लंबी है फ्रेंड्स, एक टाइम पे पूरी नहीं हो पाएगी, फिर 1 घंटे की वीडियो हो जाती है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो आपके लिए भी फिर जल्द देखना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं बताऊंगी आपको, कल कराऊंगी बाकी की। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो में